हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा रचित अंधेर नगरी छोटे से आकार का एक नाटक है, जिसकी रचना इन्होंने एक रात में ही कर दी थी। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखे गए इस नाटक को प्रहसन या हास्य नाटक माना जा सकता है, लेकिन अंग्रेज सरकार की नीतियों और किसी मूर्ख राजा को आधार बनाने के कारण इसमें गुणार्थ व्यंग्य के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया गया है। नाटक में चित्रित मूर्ख राजा वास्तव में उन सभी शराबी, विवेकहीन और लंपट सामंतों तथा रजवाड़ों के मुखियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के पैसे पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे और इसी जनता पर न्याय के नाम पर अन्याय करते थे। नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। पहला है कथा वस्तु। किसी नाटक में कथा वस्तु ही वह मूल आधार है जिस पर सारी कथा की विशेषताओं और उद्देश्य का ताना बाना बुना जाता है। अंधेर नगरी की कथा वस्तु कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें अंग्रेजी शासन काल की दुर्व्यवस्था और तत्कालीन समाज की दीनहीन स्थिति को प्रकट किया गया है। यह एक प्रहसन है जिसका कथानक अंधेर नगरी है। कथासार सीधा साधा है, इसमें कहीं कोई वक्रता नहीं है। इस नाटक का विभाजन 6 अंकों में हुआ है, जिन्हें लेखक के बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान के नाम से व्यंजित किया गया है। ये सारे के सारे अंक एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि एक लड़ी में पिरोए गए मनकों की भांति प्रतीत होते हैं। कथा में कहीं कोई अवरोध नहीं है। कथा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चरम उत्कर्ष की सृष्टि करता है। बाह्य प्रांत में महंत जी अपने 2 चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजन करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। महंत जी अपने चेलों को पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जाने के लिए कहते हैं ताकि वहां से भीख ला सके। गोवर्धन दास चौपट राजा की अंधेर नगरी में पहुंचता है, जहां बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं और सभी का मूल्य टके सेर है। उसे आश्चर्य होता है। गुरु के समझाने के बाद भी वह सदा के लिए वहीं रहना चाहता है ताकि वह टके सेर के भाव से बहुत अच्छा खा सके। चौपट राजा एक बकरी के दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध में निरपराधी कोतवाल को फांसी की सजा सुना देते हैं, लेकिन उसकी गर्दन में फांसी का फंदा बड़े आकार का है तो वो पूरा नहीं हो पाता, जिस कारण गोवर्धन की मोटी गर्दन उसमें डालकर
उसे लटका देने का निर्णय किया जाता है, लेकिन ठीक समय पर गुरुजी उसे बचा लेते हैं और चौपट राजा अपनी मूर्खता से स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। लेखक ने नियोजित ढंग से कथा को गति प्रदान की है, लेकिन इस नाटक के केंद्र बिंदु दो ही हैं, बाजार का दृश्य और राजसभा के द्वारा लेखक ने नगर की अंधी और अविवेक व्यवस्था का परिचय दिया है, जिसका समापन राजा की फांसी के साथ होता है। नाटक के आरंभ में जिस हास्य की सृष्टि आरंभ होती है, वह निरंतर कथा प्रवाह के साथ बढ़ती ही जाती है और नाटक के अंतिम दृश्य में दर्शक या पाठक खुलकर जोर से हंस पड़ता है। नाटक का कथानक तारतम्यता से बंधा हुआ है। इसमें जिज्ञासा तत्व प्रधान है, जो आरंभ से अंत तक पाठक को नाटक के साथ बांधे रखता है। जब दीवार के नीचे बकरी के दब जाने पर उसके मर जाने का दृश्य आता है, तो उसका दोष एक से दूसरे से तीसरे के सर मढ़ा जाता है, तो पाठक बिल्कुल भी नहीं सोच पाता कि इसके कारण अंत में फांसी का फंदा स्वयं राजा के ही गले में पड़ जाएगा। अंधेर नगरी का अंधा न्याय पाठकों में जिज्ञासा की सृष्टि ही नहीं करता, बल्कि निरंतर उसे बढ़ाता जाता है। नाटक के सारे अंकों में सुसंबद्धता और एकता निरंतर बनी रहती है। कथानक में कहीं भी असंबद्धता का तत्व नहीं है। सभी घटनाएं क्रमबद्ध हैं, जो कथानक को निरंतर गतिमान रखती है। हर दृश्य एक दूसरे से जुड़कर कथा का प्रवाह देता है। महंत जी के मंच पर आने से लेकर चौपट राजा की फांसी तक की सारी कथा में प्रवाह और गतिशीलता है। महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा कुछ सहायक पात्रों की सहायता से कथा में सुसंबद्धता और एकता बनाए रखने सहायक सिद्ध हुए हैं। अंधेर नगरी के कथानक में सर्वत्र गतिशीलता विद्यमान है। कहीं भी कथा के प्रवाह में मंद वेग दिखाई नहीं देता। घटनाएं एक के बाद एक तेजी से पाठक या दर्शन के सामने से गुजरती चली जाती हैं, जिस कारण उसका पूरा ध्यान उसमें लगा रहता है। इसी कारण से इसमें रोचकता का तत्व विद्यमान है। अंधेर नगरी की कथा वस्तु अत्यंत रोचक, प्रभावशाली, जिज्ञासापूर्ण, हास्य और कौतूहल से युक्त है। इसके माध्यम से लेखक के तत्कालीन परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें कथा वस्तु की समस्त अवस्थाओं का पूरी तरह निर्वाह हुआ है। दूसरा है पात्र। नाटक की कथा वस्तु को गति प्रदान करने वाले पात्र ही प्रमुख होते हैं, इसलिए उनकी योजना कथा वस्तु के अनुसार ही होनी चाहिए। अंधेर नगरी का आकार बहुत छोटा है, इसलिए इसमें पात्रों के चारित्रिक विकास का लेखक के पास बहुत बड़ा अवसर तो नहीं था। फिर भी 3 पात्र प्रमुख हैं, महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा। अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने में यह सफल रहे हैं। वैसे बाजार का दृश्य में कबाब, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, मुगल पाचक वाला, मछली वाली आदि अनेक पात्र दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी एक एक बात कहकर मंच से दूर चले जाते हैं, जिस कारण उनके चारित्रिक विकास को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कथानक में
उनके केवल नाम और कार्यों की गणना की गई है। इनके माध्यम से लेखक ने उद्देश्य पूर्ति के लिए करारे व्यंग्य तो अवश्य किए हैं, लेकिन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का प्रकट नहीं किया है, ना ही ऐसा करना उसका उद्देश्य है। नाटक में महंत जी और गोवर्धन दास वर्ग पात्र हैं, क्योंकि उनका इतना चारित्रिक विकास अवश्य दिखाया गया है कि उनकी प्रमुख विशेषताएं पाठकों और दर्शकों को दिखाई जा सके। यह दोनों पात्र अत्यंत यथार्थ और स्वाभाविक हैं। महंत जी गंभीर, राम भक्त, यथार्थ में विश्वास करने वाले, विवेकशील और चिंतक हैं। वह कदापि लालची नहीं हैं। वह जीवन में उतना ही चाहते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। उन्हें संतों की तरह भक्ति और नीति संबंधी अनेक पद, दोहे, सूक्तियां आदि याद हैं और समय समय पर वह उन्हें प्रयुक्त करते हैं। वह सजग और सुचेत हैं, इसलिए वह अपने चेले गोवर्धन दास के गले को फांसी के फंदे से बचा लेते हैं। वह मनोविज्ञान का ज्ञाता है। गोवर्धन दास पेटू, लालची और आत्म केंद्रित है। वह जीवन के सुखों को पाना चाहता है। वह आज के साधु संतों के समान भगवे कपड़े पहनकर आराम परस्ती का जीवन जीना चाहता है। भक्ति करना उसे अच्छा नहीं लगता। वह तो केवल मिठाई खा खाकर मोटा होना चाहता है। उसे केवल अपनी चिंता रहती है, वह दूसरों की परवाह नहीं करता। वह डरपोक स्वभाव का है, इसलिए सहपाठियों के द्वारा पकड़े जाने पर वह रोता और चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है और जीवन की भीख मांगता है। चौपट राजा राजवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूर्ख होकर सामान्य लोगों के पूजनीय और बुद्धिमान बना रहता है। वह अविवेकी, नशेबाज, घमंडी और लालची है। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है संवाद। नाटक की सफलता उसके छोटे छोटे संवादों पर निर्भर करती है। उसमें नाटकीयता का समावेश अवश्य होना चाहिए। लंबे संवाद पाठक तथा दर्शक को कभी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एक ही पात्र को निरंतर बोलते देखकर मन में ऊब उत्पन्न होती है। वह संवाद कम और भाषण में अधिक लगने लगते हैं। अंधेर नगरी नाटक में संवाद छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। संवाद बोलने वाले सभी पात्र नपातुला और सटीक बोलते हैं। कहीं कहीं तो एक शब्दात्मक वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। लेखक ने पात्रों की स्थिति के अनुसार संवाद योजना की है। महंत जी कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना ही प्रभावशाली और गंभीर शैली में बोलते हैं। उनके संवादों में सूक्तियां और नीति कथनों का प्रयोग अधिक दिखाया गया है। चौपट राजा के द्वारा बोले गए संवादों से मूर्खता झलकती है। बाजार में तरह तरह का सामान बेचने वालों के संवाद नहीं है, बल्कि पद्यात्मक और गद्यात्मक वक्तव्य है। निश्चित रूप से इनमें लंबाई है, लेकिन यह बुरे और बोझिल प्रतीत नहीं होते, क्योंकि इनमें यथार्थ विद्यमान है तथा इनके माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियां व्यंग्य रूप में प्रकट की गई है। छोटे से कलेवर के नाटक में गीतों की संख्या कुछ अधिक है, लेकिन भाषा की सरलता और विषय की अनुरूपता के कारण वह चुपते नहीं हैं। वह कथानक को
गति देने में सहायक सिद्ध हुए हैं। चौथा पॉइंट है भाषा शैली। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से कथा को प्रभाव प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत की नाटक शैली को आधार बनाकर इसकी रचना की है, लेकिन इस परंपरा का कठोरता से पालन नहीं किया। उन्होंने जहाँ तहाँ उर्दू की शब्दावली का प्रयोग भी किया है, जैसे हाकिम, कानून रेयत, आशना, दरबार, इंतजाम, दोस्त आदि। तद्भव शब्दावली का प्रयोग कुछ अधिक दिखाई देता है। ग्रामीण तथा अनपढ़ जनता को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के लिए ऐसी शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया गया है, जो ऐसे लोग भावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। साथ ही साथ मुहावरे तथा लोकोक्तियों का भी सहज और स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है। नाटककार ने पात्रों के आधार पर भाषा का प्रयोग किया है। महंत और उसके चेले साधुओं जैसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं तथा मूर्ख राजा मूर्खों जैसी भाषा का ही प्रयोग करता है। भाषा की सरलता और सरसता के कारण ही सभी पात्रों के चरित्र अपेक्षाकृत सरलता से प्रकट हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है देश काल और वातावरण। भारतेंदु ने अंधेर नगरी से अंग्रेजी शासन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर इस जागरण का आधार बनाना चाहा है। अंग्रेजी राज्य की नीतियों के कारण लेखकों के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वह स्पष्ट उन्हें इंगित करके साहित्य लिख सकें। इसलिए उन्होंने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर इस कार्य को किया था। उन्होंने अपने युग की विभिन्न विसंगतियों को दूसरे आधारों का चित्रित करना पड़ा। उन्होंने तत्कालीन समाज में धर्म के क्षेत्र में व्याप्त पोगापंथी तथा अनेक प्रकार के आडंबरों का समाज के समक्ष पर्दाफाश करना चाहा था। पाठक और दर्शकों को उन्होंने युग चित्रण के द्वारा यथार्थ का दर्शन कराया था। उस समय जाति पाति प्रथा का बोलबाला था। एक जाति के अनेक उपजातियां हो जाती थी और उनके आगे अनेक शाखाएं बन जाती थी। वह मूल्यहीन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पैसे के लालच में मान, प्रतिष्ठा, सिद्धांत, आदर्श आदि को बेच रहे थे। उस समय महाजन बेईमान बन चुके थे। व्यापार और व्यवसाय के नाम पर वह जनता का शोषण करने लगे थे। बेईमानी से वह गरीब लोगों का पैसा लूट लेते थे। उस समय वेश्यावृत्ति समाज की जड़ें खोखली कर रही थी और बिगड़े हुए युवक नारियों की ओर आंखें गड़ाए रहते थे। तत्कालीन पत्रकार और संपादक भी अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं थे। वह अच्छे बुरे के बीच भेद समझे बिना अपने अखबार के पृष्ठ भरना चाहते थे। उस समय के साधु ईश्वर नाम की अपेक्षा मोह माया में रुचि लेते थे। वह अच्छा खाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर का नाम लेना नहीं चाहते थे। वह अंधेर नगरी के वैभव को देख अच्छी शिक्षा की कामना तो करते हैं, लेकिन अच्छा आचरण नहीं रखना चाहते। उस समय का समाज अंधविश्वास से परिपूर्ण था। महंत जी के यह कहने पर कि उस घड़ी जो मरेगा वह सीधा बेकुंठ जाएगा,
फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए कोतवाल, मंत्री, राजा आदि सब झटपट तैयार हो गए। इसका छठा पॉइंट है अभिनेयता। अंधेर नगरी रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है, जिसका कथानक पात्रों के घात प्रतिघातों की सहायता से गति प्राप्त करता है। नाटक का कथानक अति सरल और छोटा है। इसके सारे 6 दृश्य बहुत छोटे आकार के हैं, इसलिए वह पाठक पर किसी भी प्रकार बोझिल नहीं बनते। इसके द्वारा रोचकता और जिज्ञासा सर्वत्र बनी रही है। सारी कथा एक सूत्र में बंधकर आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। नाटक के दृश्यों की साज सज्जा बहुत सरल है, जिन्हें कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। कथा वस्तु यथार्थ पर टिका हुआ है। वह अंग्रेजी शासन की व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करता हुआ समाज को बहुत कुछ बताता जाता है। नाटक के माध्यम से पाठक तत्कालीन समाज में व्याप्त आडंबर, विवेकहीनता, आर्थिक शोषण, न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि मंच पर अपने सामने होता देखकर ऐसा अनुभव करता है जैसे ये सब उसके जीवन के आसपास से ही संबंधित है। छोटे छोटे और सटीक संवाद पाठक और दर्शक को अपने साथ बांधकर रख सकने में सक्षम है। पूरे नाटक में ऐसा कोई भी दृश्य नहीं है जिसे रंगमंच से वंचित किया गया हो। फांसी के दंड की व्यवस्था तो अवश्य की गई है, लेकिन उसका संकेत भर है। लेखक ने स्थान स्थान पर रंग संकेत दिए हैं, जिसे नाटक के निर्देशक को किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती। नाटक की भाषा शैली बहुत ही सरल और सीधी है, जो पात्रों की स्थिति और व्यक्तित्व के अनुकूल है। अभिनेता की दृष्टि से यह पूर्ण रूप से सफल नाटक है। 7वां पॉइंट है उद्देश्य। भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक की रचना विशेष उद्देश्य को अपने मन में रखकर की थी। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर इसकी रचना तो अवश्य की गई थी, लेकिन लेखक की दृष्टि में तत्कालीन भारत की ओर लगी हुई थी। वह वास्तव में भारत की दुर्दशा का वर्णन करना चाहते थे, इसलिए वह तत्कालीन शासकों पर व्यंग्य बाण बरसते हैं। वह मानते हैं कि भारत की दुर्दशा का कारण अंग्रेज ही है। उस समय देश के अधिकांश लोग अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे। जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी। वह अंग्रेजी राज की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। भारतेंदु ने अपने नाटक के माध्यम से नवचेतन और नवजागरण की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने पुलिस, कानून, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण, क्रूरता आदि के पोल खोलते हुए उन्हें समाज के सामने प्रकट कर दिया था। चने वाला, चूरन वाला और गोवर्धन दास के माध्यम से अंग्रेज सरकार की नीतियों का स्पष्ट विरोध किया गया है। सरकार के विभिन्न कार्यालयों, पुलिस विभाग आदि के विषय में यही कहा गया है कि वह लूट के अड्डे हैं, रिश्वत लेने के स्थान हैं। वहां झूठे कानूनों का सहारा लेकर झूठ को दबा दिया जाता है। संस्कृति और सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने विभिन्न पाठंगों, आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं को प्रकट करने हेतु वाणी प्रदान की है।
भारतेंदु ने अपने लघु हास्य नाटक के माध्यम से केवल हास्य की सृष्टि ही अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्न भी किया है। वास्तव में यह यथार्थ बोध कराने वाला एक सफल नाटक है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक नाटकीयता के तत्वों की दृष्टि से एक सफल रचना है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।